हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बायो सावर्ट्स लॉ की। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स मिले उसकी बेसिस पे बनाया गया लॉ। इसको लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ये जो नाम है देखिए, ये बायो में टी लिखा है लेकिन बायो पढ़ते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बायो सावर्ट्स दो लोग थे, इन दोनों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया और जो लॉ बनाया उसको बोलते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। ये बायो सावर्ट्स लॉ बिल्कुल वैसा ही लॉ है, समझ लीजिए, जैसा जो भूमिका हमारी कूलॉम्स लॉ की थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस। फंडामेंटल लॉ पकड़ते थे, वहां से फिर शुरू होता था खेल हमारा। वही बायो सावर्ट्स लॉ है मैग्नेटिज्म के लिए, यहीं से खेल शुरू होता है, ऐसा आप पकड़ सकते हैं। अब ये क्या है मैं बताता हूं आपको। ये क्या बोलता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसका अगर हम छोटा सा पार्ट ले लें, देखिए ये हिस्सा सपोज के थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, है छोटा लेकिन आपको दिख जाए इसलिए मैं बड़ा ले लेता हूं। ये देखिए बड़ा लिया है, बट इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, जिसे ये करंट एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीएल। कई बुक्स में जब डीएल बोला जाता है तो डीएल को आप केवल लिख देते हैं एलिमेंट, और जब आईडीएल लिखते हैं तो आप समझ के चलिए यह है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, क्योंकि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो ही नहीं रही तो वो मैग्नेटिज्म क्या बनाएगा? मैग्नेटिज्म बनाएगा ही नहीं। तो कंडक्टर में करंट फ्लो होना जरूरी है। आईडीएल का मतलब है ये जो कंडक्टर ए बी है, इसका बहुत छोटा सा लेंथ आपको दिखाने के लिए बड़ा है, वरना समझ लीजिए एकदम कैलकुलस वाला डीएल। अब ये जो डीएल लेते हैं, इस डीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन करंट जिस दिशा में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में होता है। जैसे करंट इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस वाले डीएल के लिए जो डीएल का डायरेक्शन है वो डीएल का डायरेक्शन इस दिशा में, समझ गए। अब इस पॉइंट मान लीजिए P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से एक वेक्टर खींच लेते हैं हम लोग। छोटा सा है, बीच से ऐसे खींच लिया, दिस इज नोन एज ए आर वेक्टर। आर वेक्टर। अब इस वायर में इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया हम लोगों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा, यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, भी लिखेंगे हम लोग। ये प्रोपोर्शनल होता है आईडीएल के, ये डीबी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। ये साइन थीटा में थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, ये थीटा। तो डीबी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और डीबी भी प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इन सबको अगर आप साथ में मिला देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से आईडीएल साइन थीटा अपॉन r² मिल जाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं यहां पर और उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे हाथ वैल्यू आती है dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया है μ0। तो μ0 क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मतलब इसका? आप जानते थे, जैसे आप कूलॉम्स लॉ में लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और ये भी यहां भी ये वैलिड किसके लिए था? जब Q1 Q2 हमारे पॉइंट चार्ज होते थे। तो उसी तरीके से पॉइंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है ना, और यहां जो एप्सिलॉन नॉट होती थी परमिटिविटी, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में आती है परमेबिलिटी। बेसिकली जो इसके बीच जो मीडियम है, इस समय तो एयर है, तो ये बोला गया है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर कोई चीज यहां पे मटेरियल होता तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बेसिकली ये दिखाती हैं कि उस मटेरियल में भेदने की क्षमता इलेक्ट्रिक फील्ड की या
बात की जाए तो परमेबिलिटी की। अब यहां पर जो परमेबिलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में विथ प्रॉपर यूनिट्स 10 की पावर -7 लिख सकते हैं आप, और म्यू नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 विथ प्रॉपर यूनिट्स जो यहां से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि इस केस में बात करें तो यहां पर अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट लेंगे तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर आ जाएगा एम्पियर नीचे में, तो एम्पियर लिख दीजिए -1, और इन दोनों का कैंसलेशन होकर आ जाएगा मीटर, तो ये रहा मीटर। तो ये रिजल्ट आ गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको चाहो तो बाद में लिख लो, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने योग्य क्या बात है कि ये जो करंट एलिमेंट था आइडियल, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेवियर रखता है। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए सीधे नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ए से बी वायर है इस पूरे के लिए फॉर्मूला ये लगा दो बी करके, ये करंट एलिमेंट के लिए लगेगा, फिर यहां कैलकुलस लगेगी, इंटीग्रेशन जो करते थे, फिर आप एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए वायर के लिए निकाल के लेके आएंगे। तो ये हमारी देखिए जो बात आई है अभी, ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, फिर आप समझने में ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन किधर है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं इधर थोड़ा सा, तो इस फॉर्म में अगर हम लोग चलें और इसको लिखे वेक्टोरली, तो हम लोग लिखते हैं dB का वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां जो वैल्यू लिखी जाती है I, क्योंकि वो तो स्केलर है, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म होता है, क्योंकि देखिए r ऊपर एक इंट्रोड्यूस किया तो एक r नीचे आ गया है मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट वेक्टर बना है बेसिकली। एनीवे, इसको आप याद रखें और चाहें तो उसको ब्रैकेट में भी लगा लें, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बायो-सवर्ट्स लॉ का इन वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म में अगर हमारा फॉर्मूला बन जाता है और dB का मैग्नीट्यूड देखना है, तो हमें dl क्रॉस r वेक्टर को समझना पड़ेगा किस दिशा में मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब यहां पर देखिए dl है ऐसे और r है इधर, तो जो रूल पढ़ा था वेक्टर वाला, राइट हैंड पाम रूल निकाल लीजिए, राइट हैंड रूल निकाल लीजिए, अपने राइट हैंड का पाम ओपन कर लीजिए, dl की डायरेक्शन में पंजों को फैला लें और r की डायरेक्शन में मोड़ें। जिस दिशा में अंगूठा जाएगा वो दिशा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट की होती है। यहां पर dB की आएगी क्योंकि dB इसका रिजल्ट है। तो यहां पर ये रहा dl का डायरेक्शन, हमने dl के डायरेक्शन में ऐसे उंगली की और r की डायरेक्शन में मोड़ने की बात सोची, तो ऐसे जब मोड़ेंगे तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें वो एंगल पकड़ना रहता है जो दो एंगल्स में छोटा होता है। मतलब एक तो एंगल ये बना और इसके पीछे का एंगल ये बना, जिसे आप 360 माइनस थीटा बोलेंगे। आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा था कि थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच लेनी है, यानी इन दोनों में उपलब्ध थीटा जो इन दोनों में छोटा है, सिंपल से याद रखें। तो ऐसे बनाइए, एल की डायरेक्शन में पंजा और आर की डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, थीटा देखिए इस तरह। तो ये किधर जा रहा है अंगूठा, अंदर की तरफ जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा किधर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनसाइड। तो ये किसका डायरेक्शन है, ये इस समय dB का डायरेक्शन है। अगर मैं P को इधर ले लूं, सपोज करिए यहां पर P की जगह Q पॉइंट बोल देता हूं और यहां ऐसे बना लीजिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो बच्चों बताओ किधर आएगा। फिर हमारा dl हुआ इधर और थीटा इसके लिए बनाइए, तो ये dl और ये r वेक्टर, तो dl r मारोगे तो ऊपर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, ये dB का डायरेक्शन होगा। तो ये मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूं, आपको भी करना चाहिए कि वेक्टोरली dl क्रॉस r का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा तो सिंपली जुड़ेगा, वरना वेक्टर
एडिशन का लॉ लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ निकल के आ जाता है। ध्यान रखने योग्य क्या बात है, ये छोटे से करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है और करंट एलिमेंट की वैल्यू आप आइडियल वेक्टर लिखते हैं। जहां कहीं भी डीएल लिखेंगे फिर उसको आप एलिमेंट लिखेंगे, करंट एलिमेंट नहीं लिखना ठीक होगा। और कहीं लिखा भी है अगर इसको करंट एलिमेंट, तो ये मान के चलिए कि आई मल्टीप्लाई होना ही है, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई जब तक होगा नहीं कंडक्टर में, काहे का मैग्नेटिक फील्ड, किसी कंडक्टर से थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब तक कंडक्टर में करंट ना जाए। तो आई डीएल हमारा होगा करंट एलिमेंट। वापस लिख रहा हूं, कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। और ये जो डीएल होता है, इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, कैलकुलस वाला डीएक्स वाला। और ये डीएल को आप एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर कहीं करंट एलिमेंट लिखा है तो आप समझिएगा आई कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पाए वो, ठीक है। आगे की बात देखते हैं कि बायो-सावर्ट्स लॉ का सिमिलैरिटी कूलम्ब्स लॉ से क्या है और थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो बच्चों हम लोग कूलम्ब्स लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ के बीच का डिफरेंस या सिमिलरिटी जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बायो-सावर्ट्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कब ये वैलिड है, क्या खास बातें ये रखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसी लॉ के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये बायो-सावर्ट्स लॉ केवल वैलिड होता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है भाई, डीसी है तो ठीक है, लेकिन एसी आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो जिन एसीज में हमारा देखते होंगे ये एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ करते थे। अगर ये एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं तो मोटे तौर पे ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है कि एक जगह एम्पलीट्यूड कुछ हो और दूसरी जगह कुछ और हो। तो ये देखिए ये एसिमेट्रिकल है, कुछ एम्पलीट्यूड अलग, यहां कुछ ज्यादा, यहां कुछ कम, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनके लिए बायो-सावर्ट्स लॉ नहीं लगता है, इनके लिए बायो-सावर्ट्स लॉ लगता है। कहने का ये औचित्य या तात्पर्य है तो ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। तो आप समझ गए वो डीसी हो बढ़िया, एसी में एम्पलीट्यूड ऐसे बराबर हो, कम से कम अंदाजा लग जाता है कि सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मोटा मोटा मतलब क्या है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, वैलिड है केवल बहुत स्मॉल लेंथ कंडक्टर के लिए। जब हम वायर हमने देखा था तो यहां पर बहुत छोटा सा लेंथ लिया था डीएल, और जब आईडीएल बोलते हैं तो करंट एलिमेंट हो जाता है। बहुत थोड़े छोटे से डीएल के लिए किसी पॉइंट पर डीबी निकालते थे। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ ही तो है कंडक्टर की। तीसरा, एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ। एनालॉगस का मतलब होता है हिंदी मतलब अनुरूप। अनुरूप ये बहुत जगह फिजिक्स में वर्ड आता है, तो उसको याद भी रखिए, समझिए भी। उसी जिस तरह कूलम्ब्स लॉ काम करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी के अनुरूप हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ काम करेगा मैग्नेटिज्म में, कह दीजिए, जहां पर स्टैटिक मैग्नेटिज्म की बात हो रही होगी वहां। तो एनालॉगस का मतलब अनुरूप, उसी तरह से है। चौथा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डीबी जो होता है वो परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर होता है आई डीएल एंड आर के। आप जानते भी ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था, मैं यही बना देता हूं वरना स्पेस कम हो जाएगी। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला याद दिलाते हुए आपको। आपने देखा था कि जब वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था तो लिखा था डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में देखिए आर क्यूब है, और जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते तो आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ऊपर आर नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा झटके में गलती ना हो जाए। तो ये जो डीबी वेक्टर है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ही जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ये पाए जाते हैं डीएल और आर, जो मिलके जो प्लेन बनाते हैं, किन्हीं दो वेक्टर से जाने वाला प्लेन हमेशा आप बना सकते हैं। तो वो मैथमेटिक्स डिस्कशन में चले जाएंगे तो वहां रोकते हैं अपने आप को। तो डीएल क्रॉस आर का जो रिजल्टेंट आता है डीबी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। तो डीएल लिखे या आईडीएल लिखे, क्योंकि डीएल का तो वही डायरेक्शन होता है जो आईडीएल का होता है।
तो वो आईडीएल और आर के परपेंडिकुलर होगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत अहमियत रखता है और सरल भी है कि आपका अगर ये वायर है, देखिए एक मैं सीधा वायर बनाता हूं, जैसे ये वायर स्ट्रेट ले लीजिए, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं आप, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, हम जानते हैं करंट एलिमेंट की वजह से बनेगा, आईडीएल की वजह से। अब ये पॉइंट अगर हम इसके सीधे ले लें, इसी लाइन के स्ट्रेट में ले लें पी, अगर ये पी देखिए यहां पर पी था तो ये एंगल बन रहा था, अगर पास लाते जाएंगे तो एंगल घटता जाएगा ना, देखिए और कम, और पास ले आए तो और कम, तो जब यहां पहुंच जाएंगे तो कितना एंगल पहुंचेगा, तो एंगल पहुंचेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री अगर फॉर्मूले में रखते हैं आपने देखा था फॉर्मूला, यहां इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाला ही दिखा देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, नीचे लिखा भी हुआ है आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां और साइन थीटा भी साथ में, तो जहां आप थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, थीटा ये साइन थीटा 0 थीटा जब हो जाएगा तो साइन 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, 0 साइन 0 डिग्री होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू डीबी कितनी हो जाएगी 0, और यही काम सेम काम हो जाएगा 180 डिग्री पर। यानी अगर ये P इसकी लाइन में इसी एक की एक्सेस में है तो यहां पर dB की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इसी तरह इसके पीछे वाली लाइन में अगर यहां पर है dB तो यहां पर भी इसकी dB की वैल्यू 0 होगी, चाहे वो ये देखिए dl वेक्टर था ना, तो dl का 0 बनाया, ये इसके अपोजिट लिए हुए हो तो ये 180 बना देगा। तो ये dB 0 होता है जब वो 0 डिग्री पर हो या 180 डिग्री पर हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछी भी जाती है, किसी वायर के सीध में चले जाए तो 0। अब बात करते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री है, अब यही यहां से जो थीटा ले रहे थे ऐसा लिया कि ये 90 बन जाए, मान लीजिए क्यू पॉइंट है तो ये 90 बना, उस समय क्योंकि थीटा 90 पर हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1, इससे बड़ी वैल्यू तो साइन थीटा की होती नहीं, तो ये वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो हो सकती है साहब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1, तो ये इसकी मैक्स वैल्यू मिल जाती है गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू जाती है थीटा 90 होता है। लास्ट बात करते हैं डिफिकल्ट टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना इस लॉ को बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी बात करंट एलिमेंट की गई है जो कि बहुत पिच्चू सा है, जरा सा है, इतना छोटा कंडक्टर लेके वेरीफाई करना मुश्किल काम रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बायो-सैवर्ट लॉ ने इस मुश्किल काम को कैसे किया, तो इसी मुश्किल काम को करके ही तो उन्होंने लॉ बनाया, वो इतने फेमस हो गए। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप लैब में जाके इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बातचीत थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर वो आपको ध्यान रखने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ से इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं, तो बायो-सैवर्ट लॉ बहुत अच्छे से हमें पकड़ में आ जाएगा। फिर इस पे बेस्ड हम लोग एक वायर के लिए, लॉन्ग वायर के लिए निकालेंगे क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो बात की बात है। अभी चलते हैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की तरफ। तो बच्चों हम लोग अभी देख लेते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन बायो-सैवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। तो सिमिलैरिटीज के तौर पर डिफरेंसेस दोनों देखेंगे। सिमिलैरिटीज में क्या है कि बायो-सैवर्ट लॉ फॉर फील्ड्स फॉर लॉन्ग रेंज, ये दोनों ही लॉ हमारे लॉन्ग रेंज फील्ड के लिए हैं। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब क्या है कि जब आप चार्ज बनाते थे प्लस क्यू से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक जाता था, मतलब एक तरीके से यहां बात करें तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि इसका जो असर है आईडीएल का, करंट एलिमेंट का, ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। जबकि विजिबल रेंज क्या होती है, जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड फील होता है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फील्ड्स। तो दोनों के दोनों का जो फील्ड है वो लॉन्ग रेंज है, मैग्नेटिक वाला भी, कूलॉम्स लॉ का भी और बायो-सैवर्ट लॉ का भी। दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि कहीं पर किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स लग रहे हैं, मान लीजिए dB1 dB2 अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनको ऐड आप वेक्टोरली करेंगे तो इसका नेट रिजल्ट मिलेगा।
और यही बात आप निकाला करते थे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम चीजें आती थी कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हैं E1 और E2 या इससे ज्यादा बहुत सारे लगे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेक्टर सम होता था, जिसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते थे। तो दोनों के दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं। बात करते हैं थर्ड वाली, लीनियरली रिलेटेड टू सोर्स आईडीएल। आपने देखा था कि जो बी का फॉर्मूला था डीबी का, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी हमारा प्रोपोर्शनल है लीनियरली आईडीएल के, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, वेक्टोरियली लिख देंगे तो ये आईडीएल करंट एलिमेंट आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था हमारा, उसका भी फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई भी वैलिड था, ई प्रोपोर्शनल था हमारे चार्ज क्यू के, जो सोर्स एलिमेंट था। तो जो उसका सोर्स है, सोर्स क्या है इसके लिए, आईडीएल करंट एलिमेंट, ये आईडीएल इसका करंट एलिमेंट, इसके लीनियरली देखिए प्रोपोर्शनल है, यहां भी सोर्स के चार्ज के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ये तो इसकी थी सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की। तो मैं ये स्पेस खाली करता हूं, समझाने में आसान रहेगा। फिर मैं डिफरेंसेस की बात करता हूं, जिससे आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएं और किस तरह अप्लाई करना होगा, जब सिचुएशन बनेगी तो हम अप्लाई कर पाए। आगे देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है दोनों में। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक वेक्टर सोर्स से बनता है। हमने ये देखा कि यहां पर ये जो आईडीएल लिया था हम लोगों ने, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इससे कहीं बन रहा था हमारा डीबी। तो ये वेक्टर सोर्स है। जबकि हमारे कूलॉम्स लॉ में जहां पे चार्ज रहते हैं, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें किसी पॉइंट ई पर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके लिए जो सोर्स था वो एक चार्ज था, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर सोर्स है। ये दोनों का फर्क आ गया। दूसरी बात देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर रहता है आईडीएल और आर के। यहां पे जो फॉर्मूला आपने देखा था, फिर से एक बार लिख देता हूं, म्यू नॉट वेक्टोरियली लिख रहा हूं 4 पाई आई, आपको अच्छी तरह मालूम है डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला था। तो डीएल क्रॉस आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डीबी, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर था। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर, यानी यहां पर अगर बात की जाए तो इसका अगर इस डायरेक्शन में करंट जारी है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये आर का डायरेक्शन है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर आप निकालें I2R, तो इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा डीबी की वैल्यू, ये इनवर्ट। तो ये परपेंडिकुलर इन दोनों के। और यहां पर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि यहां पर अगर प्लस प्लस दो चार्ज रखे हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप P लिख दीजिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा ई के केस में। और जबकि यहां पर इन दोनों के परपेंडिकुलर बन रहा है, आईडीएल और आर के। यहां पर थीटा पर डिपेंड करता है। इस केस में आपने देखा था कि ये जो एंगल था हमारा, ये एंगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइन थीटा करके आता है। एंगल बढ़ने घटने से डीबी पर फर्क पड़ेगा। यहां पर अगर प्लस चार्ज है तो पॉइंट P यहां पर हो, या सेम डिस्टेंस, ये जो R है, सेम डिस्टेंस अगर यहां ले लें तो कोई फर्क नहीं। यहां पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर मैं थोड़ा प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये R सेम है तो कोई एंगल का फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आने वाला। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डीबी के मैग्नीट्यूड्स में डिपेंड्स करता है थीटा पर, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर यहां पर आप डीबी में जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा करते हैं तो आपने कई बार लिखा होगा, आपको याद भी हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखा करते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते थे, और यहां पर कहीं भी थीटा वीटा नहीं आता, ये कोई डिपेंडेंसी शो नहीं करता। तो ये बायो-सैवर्ट्स लॉ का क्या लॉ होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर, और क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं
बिटवीन बायो-सावर्ट्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। लगे हाथ, क्योंकि ये जो सीखा है ये थ्योरेटिकल पूरा एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, तो इसके लिए एक डेरिवेशन हम लोग करते हैं जो मैं इसी लेक्चर के साथ ही कर रहा हूं, और उसके साथ एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे बात पूरी समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग चलेंगे डेरिवेशन की तरफ, जब एक वायर से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डेराइव करेंगे, फिर उस पर बेस्ड एक दो सवाल भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, एक सीधा लंबा तार है, उससे उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वायर ले लेते हैं, देखिए एक वायर बना दिया और वायर का नाम दे दीजिए एक्स और वाई, ये एक स्ट्रेट वायर है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको कह देते हैं आई, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इससे कहीं P डिस्टेंस दूर, P इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर से। तो सीधे पूरे वायर से लगने वाला फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ जो होता है वो तो किसी छोटे से IDL के लिए होता है। तो ये जो पॉइंट P है वो है कहां, तो ये मान लेते हैं जो पॉइंट P है ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाते हुए इस वायर से A डिस्टेंस दूर है, इतनी दूरी पर ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब शुरू करते हैं, पकड़ लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसे बोल रहे हैं IDL, ठीक। यहां पर बायो-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे जो कि इस वाले पॉइंट, इसको O बोल दो, इससे कितनी दूरी पर है, L डिस्टेंस पर। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, L, और इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दीजिए। इस P पे निकालना, ये मिला दिया हम लोगों ने, और इस डिस्टेंस को, क्योंकि ये जो इसको भी नाम दे दो, M दे देते हैं, MP ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसकी जरूरत हमको पड़ती है बायो-सावर्ट्स लॉ में, R जो आता है इसे कह देते हैं हम लोग R, जो वहां बोला करते थे। अब यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है MP, ये कितना एंगल स्ट्रेट वायर से बना रहा है, सपोज करिए थीटा एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो यहां पर बन रहा है उसको ले लेते हैं फाई। अब ये जो वायर था इसके एंड से बनने वाला एंगल भी पकड़ते हैं, ये मिलाइए और लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिए। सपोज करिए ये जो पूरा एंगल है वो है फाई 1, और ये जो पूरा एंगल है ये है फाई 2। ये पॉइंट है एक्स और वाई से बनने वाला। ये सारे हमारे प्लॉटिंग हो गई, समझ में भी आ गया डायग्राम। अब इस IDL से इस पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करेंगे, और जो जो चीजें जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाएंगी उनका भी जिक्र करेंगे। तो IDL से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, उस dB की वैल्यू क्या होगी, तो dB की वैल्यू मैं लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि इसका बाकी तो हम अभी निकाल के देख ही लेंगे कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और आप जान भी रहे हैं कि अगर ये IDL करेंगे तो DL से R की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलरली बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और पूरे वायर के लिए यही चर्चा चलती रहेगी, आप देखेंगे तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो साहब dB की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट, बायो-सावर्ट्स लॉ लगा रहे हैं, 4 पाई I DL साइन, और ये एंगल थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ से आता है, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या हम लोग कि थीटा और फाई का जो रिलेशन है, थीटा और फाई का रिलेशन अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये वैल्यू आती है 90 डिग्री। भाई देखिए ये 90 था ही, तो थीटा और फाई मिलके बन गया 90 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा निकालूं, क्योंकि साइन थीटा इस्तेमाल हुआ है ऊपर, तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस फाई विच इज इक्वल टू कॉस फाई। तो यहां पर हम लोग फाई के टर्म्स में साइन थीटा को कॉस फाई पुट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात हो गई ले देके। अब देखते हैं और कुछ वैल्यू, जैसे कि ये हमारा L है, ये R है, तो L R सारे जब यहां पूरे वायर के लिए निकालेंगे सब वेरी करते जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस R और DL को भी कुछ
और टर्म में चेंज कर लें। तो चलिए इस ट्रायंगल में हम देखते हैं और इस ट्रायंगल में हम लगाने की कोशिश करते हैं क्या, इन दोनों का रिलेशनशिप विच इज tan थीटा। तो अगर मैं ले लूं यहां पर tan फाई ले लो आप, ये एंगल फाई है ना, tan फाई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो tan फाई हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए, ये देखिए वैल्यू बन गई। और यहां पर अगर आप इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू A tan फाई, बड़े आराम से। अब इसको आप डिफरेंशिएट भी कर दीजिए क्योंकि अपने को चाहिए DL, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो इसको करोगे तो लिखोगे DL अपॉन डी फाई इज इक्वल टू A tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से बड़े आराम से आप लिख सकते हैं DL की वैल्यू को A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। एक रिलेशन हमारे लिए बड़ा अच्छा ये आ गया जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये भी रिलेशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये जो आया था। अब एक तीसरा रिलेशन है R, इस R को भी भगाना चाहते हैं हम लोग क्योंकि तभी काम बनेगा अपना। तो अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, अगेन जो ट्रायंगल था और इसमें ले लेते हैं कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू ले लो तो कितना बनती है वैल्यू देखें जरा। तो ये रही कॉस फाई और कॉस फाई की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज R। तो आप कॉस फाई को A बाई R लिख सकते हैं, या जहां भी R लिखना हो उसको आप लिख पाएंगे, R अगर लिखना हो तो लिख पाएंगे A अपॉन कॉस फाई यानी A सेक फाई। इसका भी जहां जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, जरूरत तो पड़ी रही है, दिखाई पड़ रहा है। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं और क्योंकि जो बदलने वाली वैल्यूज हैं DL R, ये L जैसे जैसे आगे बढ़ोगे L चेंज होगा, R चेंज होगा, लेकिन I नहीं चेंज होगा, I तो पूरी करंट में है। ये जहां जहां A आया है A विल नॉट चेंज क्योंकि A तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर। तो जो फिक्स्ड चीजें हैं, अधिकतर चीजें उसी में लाएंगे, वेरिएबल्स घटाना अपना काम रहता है। तो यहां पर dB लिखता हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैल्यू रख आई में कोई चेंज ना करिए क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, पूरे वायर में जा रही है। डीएल की बात करते हैं तो डीएल को लिखा जा सकता है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये देखिए हम लोगों ने किसकी जगह वैल्यू डाली, इस डीएल की जगह। अब ये साइन थीटा की जगह आप लिख सकते थे कॉस फाई, देख पा रहे होंगे। और इस कॉस फाई को अगर आप चाहें तो A अपॉन आर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, आर में फिर से आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग इसको लिख देंगे कॉस फाई, फिर अपॉन यहां पर आ जाओ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो आ जाएगा A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ऑब्जेक्टिव क्या था देखिए, घोटने की जरूरत नहीं है इसको। ये जो लॉजिक था इसमें हमको पूरी वायर के लिए निकालेंगे x2y। तो यहां पर जो जो टर्म्स वेरी हो रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वो टर्म्स, अधिकतर टर्म्स किसी कांस्टेंट में तब्दील हो जाएं, क्योंकि इतने वेरिएबल्स तो हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं। 12th के लेवल पे, जेई के लेवल पे, नीट के लेवल पे हम लोग केवल सिंगल वेरिएबल में मोटे तौर पर अधिकतर 99% केसेस में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो एक वेरिएबल होना चाहिए जिससे बात बनाए। यहां एक वेरिएबल आ गया है देखिए फाई, उसी में खेल पिक्चर बन गई पूरी हमारी। अब देखिए यहां और ऊपर में सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, इस ए से ये स्क्वायर खत्म हो गया। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई साहब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा आई, और यहां जो वैल्यू बची वो बची कॉस फाई, और आई बाई ए भी लिख लो, ये ए नीचे वाला, और ये रहा डी फाई। ये देखिए बड़ी कुछ भी नहीं, सिंपल सब कुछ कांस्टेंट है, बस कॉस फाई बदलने वाला, फाई बदल रहा है क्योंकि। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, x2y। तो x2y में जो एंगल्स है, क्योंकि एंगल के फॉर्म में है तो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए -φ1 से लेके +φ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी b की वैल्यू dB। और यहां पे जो इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है मैं बाहर लिख ले रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं होता कांस्टेंट वाला, ये तो बाहर ही चला गया। साथ में बात करें तो ये रहा हमारा कॉस फाई और डी फाई, और लिमिट्स कहां से कहां तक लगी, -φ1 से लेकर +φ2 तक। -φ1 क्यों डाला है, क्योंकि ये एंगल अलग डायरेक्शन में, ये एंगल अलग डायरेक्शन में,
दोनों एंगल्स के इस वाली लाइन से, जहां से हमने मेजरमेंट लिया है फाई का, उस वाली लाइन से एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए -φ1 से φ2। अब आगे की बात करते हैं बेटा, ये रहा b μ0 अपॉन 4 I अपॉन a। आप जानते हैं cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो ये लिख दो बेटा बड़े प्यार से sin फाई, और यहां पर -φ1 से लेकर φ2 लोअर और अपर लिमिट लग गई। अब इसको अगेन मैं लिख लेता हूं, μ0 अपॉन 4 I अपॉन a, वैल्यू रख दो sin φ2 माइनस sin φ1, ये फाई की जगह -φ1। अब आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू, साइन कहीं पर माइनस थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो ये माइनस साइन बाहर चला आएगा, बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, फाइनल फार्मूला आपके हाथ में जो आया, b = μ0 अपॉन 4 I अपॉन a और साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपका एक नेट फॉर्मूला निकल आया जो आपको पक्की तौर पे दिमाग में रखना है। φ1 और φ2 कहाँ से एंगल लिए गए हैं ये भी ध्यान रखना है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी इससे है φ1 एक तरफ, φ2 दूसरी तरफ, φ1 नीचे वाला, φ2 ऊपर वाला, कोई भी नीचे ऊपर ले लें कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे इस सिचुएशन में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है फॉर्मूले के तौर पे। तो ये इसका डेरिवेशन है, देखिए कितने आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी शांति से इसको पॉज करके ठंडे दिमाग से करके देखिए, फिर इस पे न्यूमेरिकल और स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस। तो बच्चों कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। तो स्पेशल केस में पहली वाला पॉइंट लेते हैं, जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि जो सिरे मिलाए थे x और y, ऐसे लिख दो, इनसे बनने वाला φ1 φ2 एंगल था। अगर ये मैं दूरी बढ़ाता जाऊं तो ये देखिए एंगल का क्या होगा, देखिए ये φ1 से अभी एंगल बढ़ गया, और दूर चला जाऊं तो और एंगल बढ़ गया, देखिए इतना बड़ा एंगल हो गया। ऐसे करते करते जब इसका सिरा इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा नीचे ऊपर का, तो φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। उस सिचुएशन में φ1 भी 90 डिग्री आ जाएगा और φ2 भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। यही केस यहां पर होगा, जब आप बढ़ते चले जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। इस फॉर्मूले में अब हम 90 पुट कर देंगे यहां पर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0 अपॉन 4 I अपॉन a। साइन 90 1 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 1 + 1 आप समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे लिखा है मैंने, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 1 हो गई यानी 2 आ गई। तो μ0 अपॉन 4 I अपॉन a, और एक और एक मिलके हो गया 2। अब इससे कैंसिल करना चाहो तो आप लिख सकते हो μ0, या तो फॉर्मूला ऐसे ही याद रख लो, μ0 अपॉन 4 2I अपॉन a, या यहां पर कैंसिल करके आप चाहो तो μ0 अपॉन 2 I/a। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हो। ये पहला इनफाइनाइट लेंथ के लिए कहानी बन गई आपकी। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है वो एक सिरे पर हो, और दूसरा मतलब ये जो पॉइंट P है, मान लीजिए ये इनफाइनाइटली लेंथ लंबा है, 1000 किलोमीटर का वायर है समझाने के लिए, ये पॉइंट हमारा P यहां पर है, इसके एक सिरे पर तो है लेकिन दूसरे सिरे का पता नहीं है। आप बात समझ पा रहे हैं ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी इनफाइनाइट लेंथ का तो वायर है, लेंथ का स्ट्रेट वायर है, लेकिन P है एट वन ऑफ द एंड्स, मतलब X या Y पर किसी एक पर के पास है। वन ऑफ द एंड्स का मतलब इसके ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए X पे आएगा तो इसका एंगल कितना बन जाएगा, आप देखिए, अगर ये पॉइंट को आप O की तरफ बढ़ाते चलेंगे ऐसे ऐसे, देखिए फील कराने के लिए आपको, तो ये जो φ1 था, अब मान लो पाई यहां लिया है, तो ये एंगल कितना बना, देखो ऐसे, अब बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे
तो ये एंगल ऐसे करते 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 इस एंगल का क्या होने वाला है, पॉइंट पी जब आ जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे ये जो एंगल है वो एंगल तो बन जाएगा 90 और ये एंगल कितना बन गया, पिचूक खत्म हो गया, क्योंकि ये जो एंगल हम ले रहे थे वो एंगल परपेंडिकुलर वाले से ले रहे थे। तो यहां आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची और आपको कोई डीएल वाला कोई भी सीधा नहीं मिला, सीधा यहीं खत्म हो गया। तो दिस φ1 विल बी 0, φ1 विल बी 0, लेकिन φ2 की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी आपको। आप बात समझ पाए ना, जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे क्लोज होते चले जाएंगे ये जो एंगल है वो कम होता चला जाएगा। आप यहां आए, यहां आएंगे देखिए तो यहां पर देखिए एंगल कितना बना, इतना बना, बहुत छोटा सा, और पास में चले गए तो ये देखिए और छोटा बन गया एंगल, और जब पी पे पहुंचेंगे तो एंगल पिचुक हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब इस कन्फिग्रेशन को, इस वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए आप, यहीं पे पुट कर देता हूं तो क्या वैल्यू निकलेगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और एक की वैल्यू लिख देंगे आप साइन 0 और दूसरे की वैल्यू लिख देंगे साइन 90 डिग्री। आप बड़ी अच्छी तरह जान पा रहे हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की 1 होती है, तो ये फॉर्मूला केवल इतना रह जाएगा, मैं यही लिख देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। जब हमारा वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन पॉइंट पी हमारे किसी एंड के सामने आ चुका है। अच्छा, कोई ये बोले कि ये जो पॉइंट पी है इसी वायर के यहां पे आ गया है, वायर के सामने, तो उस समय बी की वैल्यू होती है 0, आपसे डिस्कशन हो चुका है। अगर वायर की एक्सेस पर ही कोई पॉइंट आ जाए, यहां पर आ जाए या इसके पीछे आ जाए कहीं, तो आप जानते हैं कि उसका करंट एलिमेंट वाली चर्चा कर चुके हैं, वो वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी अगर इस वायर के सीध में आ गया है, और जहां आए उसके अलावा कहीं आया है तो चर्चा चल ही रही है। तो ये आप समझ पाए कि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये सिचुएशन, और अगर कहीं ये किनारे पर एकदम चला गया है किसी एंड पर तो ये सिचुएशन। एक और स्पेशल केस लेते हैं हम लोग। अब बच्चों तीसरे स्पेशल केस में क्या होता है कि हमारा जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, यानी जो तार है, ये फाइनाइट लेंथ का, इसकी लेंथ हमको मालूम है, लेकिन ये जो पी पॉइंट है ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। मतलब मान लीजिए तार इतना बड़ा है, सपोज समझाने के लिए, सीधा है नहीं है, सीधा आप समझ लें ऐसे है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से जाएगा 90 डिग्री बनाते हुए, पॉइंट पी यहां पर है। इस सिचुएशन की बात हो रही है, वायर लगभग बराबर है, तो ये अगर पूरी लेंथ l है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से ऊपर की लेंथ l/2 और नीचे की लेंथ l/2 हो जाएगी। ये आप जानते हैं कि फुल लेंथ हमारी x y वाली l है। तो अगर इससे आप मिलाओगे ऐसे तो ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, आप कह सकते हैं फाई के बराबर है सपोज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस ट्रायंगल का ज्योमेट्री लगा के आसानी से कर सकते हैं, इसके बराबर ये कॉमन 90 डिग्री वगैरह वगैरह। ठीक है साहब। अब अगर φ1 φ2 बराबर है तो फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे बदलेगा, आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन φ1 φ2 में फाई पुट कर दो तो साइन फाई प्लस साइन फाई, तो ये वैल्यू क्या बन गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये मिल गया 2 साइन फाई। और इस फाई को भी आप खत्म कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल पकड़ लो आप, ये देखो ये डिस्टेंस a थी ही, अगर मैं यहां साइन फाई लगा दूं तो साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, पाइथागोरस लगा लेते हैं, l/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हो गई l/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए और ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैं बना के दिखा नहीं रहा हूं, कुछ भी रखा नहीं है इसमें, अगर आप चाहें मैं लिख देता हूं, चलिए जिसे याद कर सकें आप आगे इस्तेमाल के लिए, यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे आइए बेटा, देखिए वहां पे लिखता हूं किनारे, बीच की मिटाने में आपको दिखाना था अभी, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, b रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां वैल्यू आ गई थी i अपॉन ए इंटू 2, और साइन फाई की वैल्यू जो निकाली है तो ये रहा l/2 ऊपर, और नीचे 2 ले लो एलसीएम, तो आ जाएगा l स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर
और अंडर रूट में नीचे लिख देता हूं पहली बार 4। ठीक है सर, आगे चलते हैं। b इज इक्वल टू, ये रूट के बाहर लोगे 2 बचेगा, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अगर चाहो तो 2 कैंसिल भी कर सकते हो, याद रख पाओ तो। ये एक फॉर्मूला आपके सामने बन गया। 2 काटोगे तो कट जाएगा, काटते इसलिए नहीं क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 याद रहती है बड़े आसानी से, तो पुट करने में आसानी रहती है। ये देखिए स्पेशल केसेस बन गए, इनको याद रख लेना चाहिए आपको। तो ध्यान क्या रखिए, जो इनफाइनाइट लेंथ से जो बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड था वो देखिए इसका डबल था जब हमारे एक सिरे पे थे। तो इनफाइनाइट लेंथ से जब मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, ये देखिए ये वैल्यू डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो डबल हो गई है, डिनोमिनेटर हो गया छोटा तो वैल्यू हो गई बड़ी। तो दिस वैल्यू इज डबल दिस वैल्यू, और साथ में एक किनारे पर आया है तो ये निकालिए। तो ये फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो फटाफट लगा सकते हैं, वरना लॉजिक तो हमें कंफर्म होना ही चाहिए। और इसका तो काफी इस्तेमाल होगा, और बेसिक फॉर्मूला भी। तो चलिए अब देख लेते हैं जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस 1-2, और उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वायर को स्क्वायर शेप दे दिया गया है ABCD, इस तरह से स्क्वायर है जिसकी साइड हमारी कितनी है 2a, हर साइड स्क्वायर है तो 2a हो गई। इसमें फ्लो कराई जा रही है आई करंट। तो आई करंट देखिए इस तरीके से जा रही है, डायग्राम में क्लियर कट मेंशन है। आप अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर O पर कितना होगा ये निकालना है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था आपको याद होगा कि स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये डेरिवेशन वगैरह फॉर्मूले का किया था, ये उम्मीद है आपको बढ़िया से याद है सब। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस पॉइंट O को इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऐसे मिला दूं, मिलाना ही होगा, तो उस सिचुएशन में ये इतना, इसको कुछ ना ABCD F नाम दे देता हूं। AF की वैल्यू मिली A और FD हो गया A, क्योंकि 2A पूरा लेंथ था। अब यहां पर ये है 90 डिग्री, इसी तरह ये 90 है, ये इसका डायगोनल है इसलिए ये है 45, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा। इसी तरह ये भी 45 डिग्री होगा। यानी हम समझ गए कि ये जो हमारा AD वायर है या DA वायर है, तो DA की वजह से जो वायर है, जो एंगल लेना होगा वो फाई 1 की वैल्यू 45 डिग्री और फाई 2 की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला इसके लिए लगा दे, ये A क्या था, A हमारा होता था फॉर्मूले के हिसाब से FO, कितनी दूर है। तो पहले हमें FO निकालना होगा, दिस इज A इज इक्वल टू FO हियर। तो FO कितना होगा, पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो ये इतना डिस्टेंस A है। अब ये पूरा था हमारा 2A, तो ये पाइथागोरस भी लगानी नहीं पड़ी, 2A था तो ये कितना मिल गया, ये भी अपना मिल गया A। भाई इसी का तो ये पूरा 2A था तो ये A आ गया, तो A का ही रहने दो। अब हम निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड DA की वजह से, DA वायर की वजह से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट तो आई जा ही रही है, डिस्टेंस FO कितना है विच इज A, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1/√2 प्लस 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2/√2, दोनों को जोड़ दिया आपने। अब उसके बाद रैशनलाइज कर लो इसको, तो √2 से मल्टीप्लाई, ये सब कर चुके हैं बहुत, √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वैल्यू कट जाएगी और क्या वैल्यू आ जाएगी, केवल 2 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 2/√2, रैशनलाइज कर लो तो ये वैल्यू बन जाएगी 2√2/2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई √2। इसकी जगह मैं √2 पुट कर दूंगा तो BDA की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू √2। ये वैल्यू किसकी रही, BDA मैग्नेटिक फील्ड
जो डीए वायर बना रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं इसका डायरेक्शन किधर है। तो इसके डायरेक्शन देखने के लिए आपको मालूम था कि जो करंट एलिमेंट है और यहां पर वो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, एल से आर की तरफ जाना होता है हमें। तो जब एल से आर की तरफ गए, मान लीजिए यहां पर डीएल लेंथ ली हुई है इस डायरेक्शन में, तो उसकी जगह हम लोगों ने हाथ अपने फैलाए, पंजों को रखा और साथ में आर की तरफ मोड़े। तो आर की तरफ मोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन ऑफ बोल्ट के इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। अब इसी तरह इसकी बात करेंगे तो किधर देखेगा, इसकी बात करेंगे तो भी इनवर्ट डायरेक्शन में दिखेगा, क्योंकि डीएल इधर ले लेंगे और ये आर रहा। तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से आप देखने की कोशिश करें, पंजों को अपने आई डीएल की डायरेक्शन में रखेंगे, करंट इधर जा रही है, ये रखा और आर, ये आर की तरफ मोड़ा तो ये भी अंदर चला गया। देखिए ये रहा ना डीएल, डीएल का डायरेक्शन, तो ऐसे पंजे रखे और आर की तरफ मोड़ रहे हैं ऐसे, तो देखिए ये भी अंदर, इसका भी नीचे चला गया। यहां की बात कर रहे हो तो यहां भी आप देखोगे डीएल की वैल्यू सब नीचे की तरफ है और आर ये है, तो यहां भी आप रखोगे ये पंजे ऐसे और ऐसे मोड़ा आपने, ये आप यहां लगाओगे तो ये पंजे किधर रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे ऐसे ऐसे, और किस तरफ मोड़ना, आर की तरफ मोड़ना है। तो ये आर ऐसे ले लो, ये रहा आपका डीएल नीचे और आर की तरफ मोड़ा तो ये अंदर चला गया, देखो दिख रहा है आपको। यहां की वैल्यू की बात करोगे तो अगेन डीएल की वैल्यू, डीएल जा रहा है सीधे और आर है इस तरफ, तो पंजे ऐसे रखोगे, आर तो ऐसे रखो पंजे और आर की तरफ मोड़ो सब, यानी सभी चारों तरफ वायर का डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में। तो ऑल मैग्नेटिक फील्ड इस वायर इस वायर इस वायर इस वायर से मिलके सारी जुड़ जाएंगी। तो ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने का मतलब है जो नेट फील्ड होगी वो 4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 4√2, ये आपका आंसर आ गया। एक्सप्रेशन चाहो तो 4 कैंसिल आउट कर दो, 4 कैंसिल आउट कर दो तो 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई√2 अपॉन पाई ए, और ये आपका एक्सप्रेशन निकला। इस तरह के सवाल ऐसे कर सकते हैं, बोर्ड में आया हुआ सवाल है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता रहता है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हो गया और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो बच्चे क्वेश्चन लेते हैं, एक करंट एलिमेंट 3dl इज एट 0 0 0 0 0 का मतलब एक डायग्राम मैं बना देता हूं तो उससे आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ पाएंगे। ये y एक्सिस ले लेते हैं, इसे x एक्सिस ले लेते हैं और इसे z एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका करंट एलिमेंट है 0 0 0 पर और उसकी वैल्यू है 3dl और लिखा है along y एक्सिस। यहाँ पर कुछ समझ लीजिए ऐसे एक करंट एलिमेंट लिया है जिसको आप 3dl कह रहे हैं। इफ dl इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, dl की वैल्यू देख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं लिखना चाहूं dl को 1 सेंटीमीटर तो 10 की पावर -2 मीटर लिख लूंगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। यहां पर 20 सेंटीमीटर दूर इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहां से वो 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिया है एक्स एक्सिस पर। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो अगेन 20 × 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे, जहां पे जगह अभी देखेंगे हम लोग। अब यहां पर हमको निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला पता था करंट एलिमेंट के लिए बायो-सावर्ट लॉ लगाते हुए। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ हमने देखा था कि dB की जो वैल्यू होती है वेक्टर के फॉर्म में वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर। तो पहले हम इनको आई जे के फॉर्म में मेंशन कर लेते हैं। ये बात लिखता हूं dl वेक्टर की। तो dl वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर dl वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ dl वेक्टर इंटू dl वेक्टर का कैप। किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसके मैग्नीट्यूड को और इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर वही निकल आता है, ये आप जानते होंगे, वेक्टर में पढ़ रखा है। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 10 की पावर -2 मीटर और साथ में dl कैप। तो dl कैप किस दिशा में है, j कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, तो इसको लिख देता हूं मैं j कैप। हो गया काम सेट, वैल्यू रख देंगे अभी यहां पर। दूसरी बात करता हूं r की, r तो
20 सेंटीमीटर का मतलब है, जैसे मैं आर वेक्टर की बात करूं तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कितना 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 और आर कैप कितना हो गया आई कैप, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए बायो सवर्ट्स लॉ लगा देते हैं। बायो सवर्ट्स लॉ के अनुसार वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां लिखोगे आई dl क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो dv वेक्टर में लगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7। आई की बात करें तो आई हम लोगों ने निकाली, आई dl दे रखा है 3dl, तो ये 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3 और dl वेक्टर की वैल्यू आपने निकाली 10 की पावर -2, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट r इसकी वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर -2, आई कैप होल अपॉन नीचे आर क्यूब, तो आर की वैल्यू दिस वन है यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब कर दीजिए आप। तो यहां पर बेटा ये वैल्यू रख दी। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, dv वेक्टर निकाला 10 की पावर -7, 3 इंटू 20 यानी 600 हो जाएगा, इंटू ये दोनों कैलकुलेट हो गया 10 की पावर -4 आ जाएगा, नीचे क्यूब करिए तो ये आ जाएगा 8 और ये 3 0 और ये आ जाएगा 10 की पावर -6 और ऊपर आ जाएगा j क्रॉस आई कैप। आप जानते हैं कि i क्रॉस j की वैल्यू k कैप होती है, तो j क्रॉस i की वैल्यू कितनी होगी -k कैप, आपको मालूम है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, 60 आएगा, तो 1 0 रहा तो 1 0 से 1 0 कट गया, माइनस ये 2 0 से -4 आया तो ये दोनों 0 के यहाँ कट गए और 10 की पावर -4 ये भी कट गया, तो ये वैल्यू कितनी बची, ये वैल्यू आई dB इज इक्वल टू 6/8, इसको लिख दीजिए 3/4, 3/4 इंटू 10 की पावर -7 माइनस k कैप। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, तो dB की वैल्यू आ जाएगी -0.75 इंटू 10 की पावर -7 k कैप, या इसको लिख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से dB इज इक्वल टू -0.775 इंटू 10 की पावर -8 k वेक्टर के साथ में, यूनिट है टेस्ला। तो ये आपका आंसर निकाला है ऐसे सवाल का। ये बायो सवर्ट्स लॉ पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन था जो आप लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अगला एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। तो बेटा एक और इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए 2 वायर्स हैं, सेमी इनफाइनाइटली लेंथ के हैं, यानी बहुत दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे किनारा मिल जाता है, दूसरा भी ऊपर बहुत दूर तक जा रहा है, किनारा मिल जाता है। दोनों में करंट आई फ्लो कर रही है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और पी पॉइंट पर जो कि जिसके कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन मान लें ए और बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं जब इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी होंगे तो एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी ए और वाई वाली वैल्यू हो जाएगी बी, यानी ये डिस्टेंस ऊपर वाला ए और ये डिस्टेंस बी हो जाएगा। हमें मालूम है कि जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा जब हम बी निकालते थे किसी वायर के लिए तो लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। उम्मीद है आपको याद होगा। अब यहाँ पर जो φ1 φ2 होता था, ए तो क्या था यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और इस वाले को पॉइंट को मिला देते हैं सिरे को, इस एंगल को मान लीजिए φ1 और इसको मान लेते हैं φ2। इसके लिए φ1 φ2 नहीं, इस वायर के लिए φ1 ले लो और इसके लिए φ2 ले लेते हैं। ये φ1 φ2 इससे मत समझ लेना, ये तो फॉर्मूले का φ1 φ2 है, यहाँ पर वरना नाम बदल देता हूँ मैं, इसको कह देता हूँ φ3, इसको कह देता हूँ φ4, नहीं कंफ्यूज ना कर जाओ तुम लोग। तो ये φ1 φ2 फॉर्मूले वाला है और ये φ3 φ4 कोई इनका एंगल है, φ या φ डैश कुछ भी कह सकते हैं। अब इस वायर जो आ रहा है इसका नाम दे दो OM ON,
ये OM वायर जो आ रहा है इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं B1 या BOM लिख दो। डायरेक्शन अभी देखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो म्यू नॉट लिखो अपॉन 4 पाई लिखो, करंट वही है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से परपेंडिकुलरली B, तो इस केस में नीचे आ गया B। अब इस केस में देखिए इस सिरे से ये तो इसका ये वाला एंगल तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री। आपने देखा था इनफाइनाइट पे कितना बन जाता था 90 डिग्री, और दूसरा हो गया φ3, तो यहां वैल्यू आ जाएगी sin φ3। बाकी वाला तो कितना हो गया sin 90 डिग्री, पाई बाई 2 या 90 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है साहब। अब sin φ3 की वैल्यू लिख लो, तो sin φ3 इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करो और ये वैल्यू निकालते हैं क्या बाई क्या हो सकती है। तो अगर ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस A है, तो ये परपेंडिकुलर वाली जो डिस्टेंस रही इसको लिख सकते हो √a² प्लस B²। अब यहां पर BOM निकालने अगर आप जाओगे तो लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन B, इसकी वैल्यू लिखोगे परपेंडिकुलर विच इज A अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी A अपॉन √a² प्लस B², और ये रही +1 की वैल्यू। इसी तरीके से जब हम जाएंगे BON की तरफ तो सारी वैल्यूज वैसे ही लिखोगे 4 पाई I अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा विच इज A, ये जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगेन यहां पर जो एंगल लोगे देखो परपेंडिकुलर ये वैल्यू आएगी B, ये मत ले लेना, ये φ1 है ना, तो परपेंडिकुलर इज ON, तो ON की वैल्यू है B, तो B अपॉन √a² प्लस B², और दूसरा एंगल इसके लिए भी जो इधर वाला लोगे वो भी एंगल कितना मिल जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो +1। अब देखिए यहां पर इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये देख लो। अगर एक डायरेक्शन में तो सिंपल जोड़ देंगे। यहां पर देखो मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा, ये IDL की वैल्यू, ये यहां पर करंट वायर का डायरेक्शन इस तरफ है और R ऐसे ले रहे हो आप, तो आप जब लगाओगे I की तरफ पंजा और क्लोज करोगे R की तरफ, तो अंगूठे की तरफ डायरेक्शन होता है आपका जब वैल्यू निकालते हो आप DL क्रॉस R की। तो यहां पर इनसाइड आया इसकी वजह से, और इसकी वजह से देखो तो यहां पर भी पंजे को I की डायरेक्शन में रखा, ये देखो अब मोड़ेंगे R की डायरेक्शन में तो वो भी अंदर की तरफ आया, यानी दोनों का डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है। तो बोथ, अब दोनों का क्योंकि डायरेक्शन सेम था दोनों को ऐड कर दीजिए, तो B की वैल्यू कितनी हो गई BOM प्लस BON, दोनों को ऐड मार दीजिए, दोनों में जो कॉमन था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, ये तो कॉमन है, 1 अपॉन B से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी A अपॉन B √a² प्लस B² प्लस 1 बाई B। यहां आ जाओ B अपॉन A √a² प्लस B² प्लस 1 में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो B की वैल्यू रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और यहाँ LCM ले लो AB √a² प्लस B², तो ये वैल्यू A बची तो आ गया a², यहां पे आ जाओ B मिला तो आ गया A √a² प्लस B², इधर आ जाओ A मिला तो आ गया प्लस B², यहां आ जाओ A मिल गया तो आ गया B √a² प्लस B²। ये वैल्यू देखिए ऊपर और नीचे से मिल गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये B की वैल्यू आई यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन नीचे रहा AB √a² प्लस B², तो एलसीएम में ही था, और ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वो आई a² प्लस B², और बाजू में आई अगर हम कॉमन ले लें इसमें से √a² प्लस B², तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B और इंटू √a² प्लस B²। ये वैल्यू देखिए यहां पर बनती है
अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे बनती है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा सा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन ए बी कर लेते हैं और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके साथ क्लब कर लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ये दोनों तो कट गए, तो बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बी, ये वैल्यू पहले लिख लेता हूं, ए प्लस बी प्लस इसको रैशनलाइज कर दो, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू नीचे से कट जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको ये कैसे लिखा, थोड़ा सा जानकारी इधर, रैशनलाइजेशन किया है जो आप क्लास 9-10 से करते आ रहे हैं, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर की वैल्यू बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और नीचे बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। तो ये एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका इस्तेमाल कीजिए कैसा भी है, और इस तरीके से फॉर्मूला आप ध्यान करके रख के चलिए और ऐसे लगा देंगे तो सारे सवाल निकल आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।